हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे जापान में राजनीतिक दल, जिसकी बहुत सारी विशेषताएं हमने पढ़ ली थी कि जापान के राजनीतिक दल बहु विशेषताएं जो उसकी है वो हमने पढ़ ली थी कि वहाँ पे बहुदलीय व्यवस्था है और किस प्रकार से व्यक्तित्व प्रधान राजनीतिज्ञों का बाहुल्यता है वहाँ पर, और भी कई सारी हमने मुख्य मुख्य विशेषताएं पढ़ ली थी। उसी क्रम में 5 विशेषताओं के बाद हम शुरू कर रहे हैं छठी विशेषता जापान के राजनीतिक दल की। जैसा हमें ज्ञात है कि वहाँ बहुदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था का अर्थ यह है कि 2 से ज़्यादा राजनीतिक दल वहाँ पर मौजूद है और उन दलों के नाम है उदार दल, प्रगतिवादी दल, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, न्यू फ्रंटियर पार्टी। ये मुख्य मुख्य राजनीतिक दल का वहाँ पर बाहुल्य रहा है और इन्हीं दलों ने लगभग लंबे समय तक शासन किया है। उसमें से प्रमुख नाम है उदार लोकतांत्रिक दल। छठी विशेषताओं में है कि दलों में व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का बाहुल्य। इस पॉइंट के नाम से हमको समझ में आ रहा है कि जो भी दल है, इनमें से जो भी दल जापान की राजनीति में प्रमुख भूमिका में है या सक्रिय भूमिका में है, उन दलों में अधिकांश लोग कैसे हैं? व्यवसायिक राजनीतिज्ञ हैं और उन्हीं लोगों का बाहुल्य है। बाहुल्य का अर्थ बहुत अधिकता, और व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का अर्थ होता है कि जिन्होंने राजनीति को व्यवसाय के रूप में चुना है, वो उसी से कमाते हैं और उसी से उनका खजाना भरता है। तो राजनीति ही उनका व्यवसाय है, उससे बोलते हैं दलों में व्यवसायिक राजनीतिज्ञों का बाहुल्य। तो व्यवसायिक राजनीतिज्ञों के बाहुल्य को जब हम पढ़ते हैं तो ये विशेषता जो वहाँ की मुख्य विशेषता है उसे शाब्दिक रूप में हम कैसे समझेंगे? तो जापान के राजनीतिक दलों में पेशेवर राजनीतिज्ञों की बहुलता है, जिनका एकमात्र उद्देश्य आर्थिक और राजनीतिक शक्तियां प्राप्त करना होता है। ये अधिक से अधिक राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां प्राप्त करके अधिक से अधिक लाभ कमाना इनका मुख्य पेशा होता है। ये पेशेवर राजनीतिज्ञ चुनावों के समय बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं और जनता से व्यक्तिगत संपर्क साधते हैं, बल्कि बाकी समय में ये जापान की राजधानी टोक्यो और डाइट ही इनकी गतिविधियों का केंद्र रहते हैं। और यहाँ वे भ्रष्ट तरीकों से दबाव डाल के दबाव के तरीकों से अपनी स्वार्थ की सिद्धि करते हैं। कभी ये राजनीतिज्ञ जब भी देखते हैं तो ये राजनीतिज्ञ क्या करते हैं, जब चुनाव का समय आता है तो बहुत अधिक सक्रिय हो जाते हैं, जनता से जनसंपर्क कर करके उनकी भावनाओं से खेलते हैं। कभी किसी भी रूप में, चाहे वो भावना सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, लेकिन जनता की भावनाओं से ये बहुत सक्रिय हो जाते हैं, जनता की भावनाओं से ये जुड़ जाते हैं और इस प्रकार से ये चुनावों में अपनी भूमिका निभाते हैं। लेकिन बाकी समय में, मतलब चुनाव के बाद में, ये राजधानी टोक्यो में नजर आते हैं और वहाँ की संसद यानी डाइट में नजर आते हैं, और बाकी कुछ और समय बचता है तो दबाव समूहों पर भी इनका प्रतिनिधित्व कुछ शामिल होता है। तो दबाव समूह के द्वारा भी ये सरकार की क्रिया प्रतिक्रिया में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगली विशेषता है केंद्रीकरण की प्रवृत्ति और अपेक्षाकृत कठोर अनुशासन। जहां तक राजनीतिज्ञों की बात है, राजनीतिज्ञ शक्तियों को एकत्रित करके रखते हैं। जो उनके बड़े बॉस ने कह दिया उस बात को उनको मानना होता है और ये अपेक्षाकृत कठोर अनुशासन के रूप में भी अपनाई जाती है ये कार्यविधि। तो राजनीतिक दलों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के कारण सभी प्रमुख दलों का मुख्यालय टोक्यो में ही स्थित है। केंद्रीय नेता ही दल
की समस्त नीतियों और कार्यक्रमों को निर्धारित करते हैं, जिसमें स्थानीय इकाइयों व नेताओं का कोई हाथ नहीं होता। वे मात्र मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं और मुख्यालय ही चुनावों में उम्मीदवारों का नाम चयन करता है, वहीं से ही चुनाव अभियान का संचालन होता है। और जापान का दलीय अनुशासन अपेक्षाकृत बहुत अधिक कठोर तो नहीं है, लेकिन सामान्यतः विधायक अपने दलीय निर्णयों का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसीलिए ये कठोर अनुशासन की भूमिका में आ जाता है कि जो उच्च नेता होते हैं और उच्च नेता का प्रभाव इतना अधिक होता है कि जो स्थानीय नेता होते हैं उनकी कुछ भी बात सुनी जाती है, जरूरी नहीं है मानी जाए। तो ऐसी व्यवस्था वहाँ पर है, वो केवल उनके सहयोगी के रूप में ही कार्य करते हैं। और अपेक्षाकृत जो केंद्र में नेता होते हैं, उच्च नेता होते हैं, वही चुनाव कार्यक्रमों को या अपने जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है या जितने भी दल के जो कार्यक्रम है उन दलों का संचालन वहीं से होता है, टोक्यो से ही होता है। और ये कठोर अनुशासन की भी वहाँ पर भावना मानी जाती है। बहुत अधिक कठोर अनुशासन नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक संभव हो जो निम्न नेता होते हैं या स्थानीय नेता होते हैं वो केंद्रीय नेताओं के विरोध में नहीं जाते हैं, और यही वहाँ का अनुशासन कठोर अनुशासन की श्रेणी में आता है। अगला है सामान्यतः सांप्रदायिकता का अभाव। भारत जैसे राष्ट्रों में धर्म बहुत ही प्रधान स्थिति में है, और धर्म की प्रधानता की वजह से सांप्रदायिकता एक समस्या बनी हुई है, एक चुनौती बनी हुई है सरकार के लिए। लेकिन जापान में राजनीतिक दलों में सामान्यतः सांप्रदायिकता का अभाव पाया जाता है। वहाँ पर दलों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। जिस राजनीतिक दल को वो ग्रहण कर लेते हैं वहाँ पर दल ही सर्वमान्य है, उनका धर्म सर्वमान्य नहीं होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जापान में सामान्यतः सांप्रदायिकता का अभाव पाया जाता है। एशिया के अन्य देशों के अंतर्गत धर्म और संप्रदाय दलों के गठन का मुख्य आधार रहे हैं, लेकिन जापान के राजनीतिक दलों के गठन का आधार सामान्यतः संकीर्ण धार्मिक हित नहीं रहा है। कोमिटो दल इसे अवश्य ही अपवाद के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन वहां पर संप्रदायवाद का पूर्ण रूप से अभाव देखा गया है। और किसी भी एशिया के अन्य राष्ट्रों में ये सांप्रदायिकता दल का मुख्य आधार रहे हैं, लेकिन जापान की राजनीति में ऐसा अभाव, सांप्रदायिकता का पूर्ण अभाव देखा गया है। अगली विशेषता है राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक दलों में जैसे हमने पढ़ा कि यहाँ पर राजनीतिक दलों में व्यक्तित्व प्रधान जो नेता है उनके पीछे जनता भागती है, उनको पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता है। तो पार्टी का जो काम होता है वो अलग होता है, और दल का प्रभाव, जो नेता का प्रभाव होता है वो अलग होता है। इसलिए लोगों में राजनीतिक अस्थिरता कोट कोट कर भरी होती है। जैसे ही उनका नेता किसी दल को बदल लेता है या कोई नए दल का निर्माण करता है तो ये शीघ्र ही उसके साथ हो जाते हैं। राजनीतिक दलों में तीव्र गुटबंदी व व्यक्तित्व केंद्रित होने के कारण राजनीतिक दलों का विभाजन व नए राजनीतिक दलों के गठन की स्थिति सदैव ही संदिग्ध बनी रहती है। पिछले 7 वर्षों में 1989 से लेकर 1996 तक जापान में 8 प्रधानमंत्री बने, और इस स्थिति ने जनता में राजनीतिक अरुचि को जन्म दिया, और अपने दीर्घकालीन प्रभाव की दृष्टि से यह अच्छा राजनीतिक संकेत नहीं है। ये राजनीतिक संकीर्णता का ही प्रभाव है कि 1989 से लेकर 1996 तक
जापान में 8 प्रधानमंत्रियों का बदलाव हो गया। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल एक निश्चित अवधि तक होता है, ज़्यादातर 5 साल का कार्यकाल रहा है, लेकिन जापान में 6 साल में 8 प्रधानमंत्री बन गए, जो जनता की राजनीतिक अरुचि उनमें पैदा कर देती है और ये राजनीतिक अस्थिरता का मुख्य कारण बन जाता है। अगला है चुनावों और राजनीति में धन का प्रभाव। छोटे से छोटे काम के लिए भी हमें धन की आवश्यकता होती है, तो राजनीति में चुनाव को लेकर जब धन की बात आती है तो धन का जो प्रभाव है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। इतना अधिक धन प्राप्त करना, इतना अधिक धन खुलकर खर्च करना प्रत्येक राजनीतिक दल की कार्यशैली में आता है। जापान की राजनीति में धन सदैव ही प्रभावी तत्व रहा है और वर्तमान समय में डायट के आधे से अधिक सदस्य व्यवसाय और उद्योगों से जुड़े हुए हैं। चुनाव में भारी धनराशि खर्च की जाती है। यह धनराशि उद्योगों से ही प्राप्त की जाती है तथा बदले में ये उद्योगपति विशेष प्रकार की सुविधाएं या तरह तरह के लाइसेंस सरकार से प्राप्त करते हैं, राजनीतिक दल से प्राप्त करते हैं और राजनीतिक दल यदि सत्ता में आ जाए तो फिर ये उसका फायदा भी उठाते हैं। राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच एक अनुचित गठबंधन स्थापित हो जाता है और आए दिन भ्रष्टाचार व घोटाले के मामले इसका प्रत्यक्ष प्रमाण रहे हैं कि यूं तो धन हर व्यक्ति के जीवन में मुख्य स्थान रखता है, लेकिन चुनावों में और राजनीति में धन का प्रभाव बहुत अधिक देखा गया है। हम सामान्य रूप से इस बात को जानते हैं कि चुनावों में जो अनाप शनाप पैसा खर्च किया जाता है वो सामान्य व्यक्ति नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा दिया गया प्रोत्साहन राशि होती है। जो राजनीतिक दल प्रभावशाली होता है वो उसको उतना धन प्रोवाइड कराते हैं और धन के प्रभाव को जानने के लिए हम कह सकते हैं कि इतनी अधिक धन राशि का जो प्रभाव है वो पहले से ही उनमें होता है और कुछ समय वो ये एक अनुचित गठबंधन स्थापित कर लेते हैं, जिससे जो सत्ताधारी दल है या जो भी प्रभावी राजनीतिक दल है वो इस धन का कभी प्रयोग तो कभी दुरुपयोग भी करता है। अगला है विभिन्न हित समूहों तथा संगठनों का विकास। कि राजनीतिक विचारधाराओं को यदि हम देखते हैं तो जापान में भी विभिन्न राजनीतिक दलों के अंतर्गत अपने अपने दबाव गुट बनाए हुए हैं, जिनका उद्देश्य दलीय नीतियां और कार्यों का प्रभाव डालते हुए अपने समुदाय के हितों की रक्षा करना होता है और वयोवृद्ध तथा कुशल कर्मचारियों की सभा, व्यापारियों की सभा, कृषकों का संघ, मजदूर संघ, गृहिणियों का संघ आदि वहां के प्रमुख दबाव गुट है या दबाव समूह है और इन्हीं संघों ने डायट तथा कैबिनेट में अपनी अपनी लॉबियां बना रखी हैं, जो कानून निर्माण तथा प्रशासन में अपने हितों की रक्षा के लिए दबाव डालती रहती हैं। कि विभिन्न हित समूह जो है वो प्रत्येक राष्ट्र में मौजूद होते हैं और इसीलिए जापान में भी हित समूहों का एक विशिष्ट समूह बना हुआ है। जैसे वयोवृद्ध लोगों का समूह बना हुआ है, मजदूरों का बना हुआ है, कर्मचारियों का बना हुआ है, गृहिणियों का बना हुआ है और किसी वर्ग विशेष से संबंधित भी वर्ग है, जाति विशेष से संबंधित वर्ग है, व्यवसाय विशेष से संबंधित वर्ग भी दबाव समूह की श्रेणी में आते हैं, हित समूह की श्रेणी में आते हैं और ये हित समूह सरकार पर दबाव डालकर अपने हितों में वृद्धि के लिए कानून व्यवस्था में फेरबदल करने में कहीं भी नहीं चूकते हैं।
अगला पॉइंट है स्थानीय नेताओं का प्रभाव। कि जापान की राजनीति में स्थानीय नेताओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये स्थानीय नेता चुनाव के समय अत्यधिक सक्रिय होते हैं और अपने दबाव, व्यवहार कुशलता व वाक्पटुता से अपने उम्मीदवारों के लिए ये मत प्राप्त करते हैं और एक ऐसा माहौल उत्पन्न कर देते हैं जिससे उनका जो मतदाता है या उनका जो प्रभाव है वो मतदाता पर आसानी से पड़ जाता है। तो जो स्थानीय नेता होते हैं वो विशेष रूप से ऐसी भूमिका तैयार करते हैं जिससे जनता उनके प्रभाव में आ जाती है। स्थानीय नेताओं का दबदबा बना रहता है और ये अपने दल के उम्मीदवारों के लिए मत इस प्रकार से मांगते हैं कि जो व्यक्ति खड़ा हुआ है चाहे वो उसको ना जाने, लेकिन वो स्थानीय नेताओं को जानते हैं और उनके जानने की वजह से ये अपनी उस पार्टी के व्यक्ति को मत दे देते हैं जिसे वे जानते तक नहीं हैं। तो ये स्थानीय नेता चुनाव के समय अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और घर घर जनसंपर्क करके लोगों को इतना अधिक प्रभावित करते हैं कि ये उनके प्रभाव से अलग नहीं हो पाते हैं। तो इस तरीके से हमने 12 विशेषताओं के द्वारा जापान के राजनीतिक दलों की विशेषताओं को पढ़ा है और ये अधिकांशतः प्रश्न आता ही रहता है। अच्छे से याद करें।